की क्लास में हम परिभाषा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन आप लोगों ने भैषज्य कल्पना की क्लास में भी किया है, लेकिन दोनों में ही परिभाषा प्रकरण का वर्णन आता है। भैषज्य कल्पना में जो परिभाषा प्रकरण का वर्णन आता है वो औषध निर्माण से संबंधित है, जबकि रस शास्त्र में जो परिभाषा प्रकरण का वर्णन आता है वो रस शास्त्र की क्रियाओं से या पारद की क्रियाओं से संबंधित होता है। इसीलिए दोनों में हम परिभाषा प्रकरण का अध्ययन करते हैं। अगर हम परिभाषा देखें तो नॉर्मली हम परिभाषा से समझते हैं कि वह अर्थ या किसी भी शब्द या पद के समस्त या समग्र अर्थ को जो स्पष्ट करता है उसको परिभाषा कहते हैं। सिंपली एक शब्द होता है या एक पद होता है जो किसी चीज़ को डिटेल में हमको बताता है या किसी चीज़ का हमको अर्थ बताता है, उसको अगर हमको समझना है तो उसे हम परिभाषा कहते हैं। अगर शास्त्र के अनुसार चलें तो हम देखेंगे अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त, संदिग्ध अर्थ प्रकाशिका परिभाषा प्रकथ्यते दीपीभूता सुनिश्चिता। जो अव्यक्त अर्थात जो अस्पष्ट रूप से कहा गया है, अनुक्त जो नहीं कहा गया है, लेशोक्त जो अल्प मात्रा में कहा गया है, संदिग्ध अर्थ जिसका अर्थ संदिग्ध हो या जिसका औचित्य ना हो, इन सारे कथनों को जो प्रकाशित करता है या इनके अर्थ को स्पष्ट करता है उसे परिभाषा कहते हैं। तो अव्यक्त जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने त्रिफला, दशमूल ये सारे ड्रग का अध्ययन किया है ना, तो ये सब भी परिभाषा का ही भाग है कि त्रिफला एक शब्द है जो कि 3 चीज़ों के फलों को परिभाषित करता है। अब जैसे अव्यक्त बोलूँ तो मैं आपको धन्वंतरी भाग और रुद्र भाग आगे की बताऊंगी। अगर मैंने आपसे ये कह दिया तो आपको इसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं है, तो ये क्या है, अस्पष्ट रूप से कहे गए शब्द है। अनुक्त मैंने इसमें कुछ भी नहीं कहा। या फिर आप त्रिफला से इसे समझें कि त्रिफला कहने से कौन से 3 फल लेकर के आना है, ये अव्यक्त है। कौन से 3 फल लेके आना है, ये अनुक्त है। यहाँ लेशोक्त क्या है कि मैंने 3 बताया है और आपको बताया है फल लेके आना है, लेकिन कौन से 3 चीज़ों के फल लेके आना है ये यहाँ पर नहीं कहा है। संदिग्ध अर्थ का है, जैसे कि आगे आप एक शब्द पढ़ेंगे मित्र पंचक। आपको मैं अगर मित्र पंचक पूछूं तो आप सोचेंगे 5 मित्रों के नाम बताने हैं, लेकिन रसशास्त्र में जब हम मित्र पंचक पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत 5 ऐसे द्रव्य आते हैं जो आपकी क्रिया में आपका सहयोग करते हैं, इसीलिए उनको मित्र पंचक नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से जो अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त और संदिग्ध अर्थ वाले वाक्यों को या शब्दों को परिभाषित करता है या उनको समझने में हमारी मदद करता है उसे परिभाषा कहते हैं। या एक शब्द में कहें तो किसी भी शब्द या पद को जो स्पष्ट अर्थ को प्रकट करता है उसको परिभाषा कहते हैं। अब आगे हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं धन्वंतरी भाग। आयुर्वेद के जनक बोल सकते हैं या आयुर्वेद का उत्पत्ति धन्वंतरी के कारण हुई थी, इसीलिए धन्वंतरी भाग का हम अध्ययन करेंगे। तो जब भी कोई वैद्य, पुराने समय को याद करो तो पुराने समय में औषध का निर्माण कौन करता था? पेशेंट जब भी जाता था वैद्य के पास तो उसके रोग के अनुसार वैद्य ही औषध का निर्माण करता था। तो वैद्य के पास तुरंत तो वो औषधि उपलब्ध नहीं होती थी, तो वैद्य क्या करता था, औषध निर्माण उसी समय करता था। तो जब रोगी के लिए वैद्य औषध निर्माण करता है तो बनने वाली औषधि से वो कुछ भाग अपने लिए रख लेता है, इसे धन्वंतरी भाग कहते हैं। क्या समझे? यदि रोगी अपने लिए आवश्यक रस औषधि वैद्य के द्वारा निर्माण कराता है तो वैद्य उसमें से कुछ द्रव्य या कुछ औषध पारिश्रमिक के रूप में या उपहार के रूप में या अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए निर्मित औषधि में से कुछ भाग धन्वंतरी जी के नाम से रख लेता है, उसे धन्वंतरी भाग कहते हैं। अलग अलग कल्पना के लिए धन्वंतरी भाग अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं रसौषधि का निर्माण कर रही हूँ तो वैद्य इसमें से आधा भाग रख लेता है। अगर घी, तेल या अवलेह का निर्माण कर रहे हैं तो इससे 1/8 भाग रख लेता है। और यदि भस्म, चूर्ण, वटी, मोदक इनका निर्माण कर रहा है
तो 1/7 भाग रखता है। आशा वरिष्ठ का निर्माण कर रहा है तो 1/4 भाग रख लेता है। तो हम क्या समझे, वैद्य रोगी के लिए जब दवा बनाता है तो उसमें से कुछ भाग अपने लिए रखता है, जो कि अलग अलग योगों के अनुसार से अलग अलग बताया गया है, उसे धन्वंतरी भाग कहते हैं। ये भाग अलग अलग क्यों हैं? औषधि के निर्माण में जितना समय लगता है और जो धनराशि लगती है उसके अनुसार धन्वंतरी भाग हर कल्पना के लिए अलग अलग बताया गया है। उसके बाद देखते हैं रुद्र भाग। तो पुराने समय में वैद्य द्वारा औषध निर्माण होता था, उसके बाद जब समय आगे बढ़ा तो रोगी औषधि व्यापारी से लेने लगे, दुकानों से लेने लगे। तो जब हम वैद्य किसी रोगी को कोई दवा बताता है और जाकर को व्यापारी से वह दवा लेता है तो उसके मूल्य का 1/11 भाग वैद्य को दिया जाता है। फिर से सुन लो, रोगी जब कोई भी दवा खरीदता है तो उसके मूल्य का 1/11 भाग व्यापारी वैद्य को देता है, उसे रुद्र भाग कहते हैं। आज के समय में आप लोग क्या सुनते हैं, इसका इतना कमीशन, वो वाला वर्ड। तो वह पुराने समय में धन्वंतरी भाग होता था जब वैद्य अपनी बनाई औषधि से भाग लेता था, और रुद्र भाग अगर व्यापारी से रोगी दवा ले रहा है तो उसके द्वारा वैद्य को दिया जाता है। इसी में हम जब आगे देखते हैं तो एक शब्द आता है विश्वासघाती वैद्य। तो अभी हमने क्या पढ़ा, व्यापारी से कितना लेना है, 1/11 भाग। तो अगर कोई वैद्य इस 1/11 भाग से अधिक भाग ले रहा है तो उसे विश्वासघाती वैद्य कहते हैं। अब इन तीनों को बताने ही के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपको मैंने धन्वंतरी भाग पूछा तो आप या फिर बताया, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैडम किस बारे में बोल रही हैं। तो ये है परिभाषा कि किसी एक शब्द के द्वारा हम पूरे अर्थ का ज्ञान कर लेते हैं। इसी को आगे अगर और देखते हैं तो कुछ जो परिभाषाएं हमको पढ़नी है उन्हें देखते हैं। तो जैसे पंचामृत, पंचामृत सभी ने सुना है, इससे रिलेटेड श्लोक भी हैं जिनको यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। जब आगे डिटेल में इन्हें क्लासेस में पढ़ेंगे तब हम इसको श्लोक के सहित देखेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए बता देती हूँ। गव्य क्षीरम दधि घृतम माक्षिकश्च अथ शर्करा पंचामृतम समख्यातम रसकर्म प्रसादकम। घर में पंचामृत बनता ही है पूजा में, जिसमें क्या डलता है, गोघृत, गोदुग्ध, गोदधि, माक्षिक मतलब मधु या शहद, और शर्करा। तो अगर मैं आपसे पंचामृत बोल रही हूँ तो उसको हमको 5 ये द्रव्य समझने चाहिए। उसके बाद आता है एक परिभाषित वर्ड पंचगव्य। पंचगव्य, पंच मतलब 5, गव्य मतलब गाय से प्राप्त होने वाली 5 चीज़ें। तो गाय से हमको क्या क्या प्राप्त होगा, गोदुग्ध, गोघृत, गोदधि, गौमूत्र और गोमय। गोमय गोबर का रस, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हमें किससे प्राप्त हो रही है, गाय से प्राप्त हो रही है, इन्हें पंचगव्य कहा जाता है। उसके बाद आता है मधुत्रय। मधु मतलब शहद नहीं, मधुर त्रय भी बोल सकते हैं या मधुत्रय, वो 3 चीज़ें जो मधुर रस प्रधान होती हैं। तो गोघृत, शहद और गुड़, ये तीनों मधुत्रय या मधुर त्रय कहलाते हैं। इसके बाद पंचलवण। पंचलवण जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, लवण वर्ग जब हमने पढ़ा तो जो चीज़ें लवण वर्ग में आती हैं वही इसमें भी आती हैं। तो पंचलवण में 5 नमक आएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये है सैंधव लवण, सौवर्चल लवण, सामुद्र लवण, विड लवण और रोमक लवण। लिखने में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। अगर हम इसको एक सीक्वेंस में लिखें, सैंधव लवण, सौवर्चल लवण, विड लवण, सामुद्र लवण और रोमक लवण। तो अगर तुमको कोई पूछ रहा है एक लवण क्या है तो सैंधव लवण, द्विलवण क्या है तो सैंधव लवण और सौवर्चल लवण, 3 लवण क्या है तो सैंधव, सौवर्चल और विड लवण, 4 लवण क्या है तो सैंधव, सौवर्चल, विड और सामुद्र, और 5 लवण पूछने पर रोमक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस में अगर आप सौवर्चल को सामुद्र की जगह और सामुद्र को सौवर्चल की जगह देखेंगे तो ऐसे में आप याद कर सकते हैं 5 नमक। इसके अलावा अगर कोई 1, द्वि, त्रय, चतुर्थ ऐसे लवण पूछ रहा है तो भी बता सकते हैं।
इसके अलावा इन पांचों लवणों में सैंधव लवण सबसे श्रेष्ठ होता है। इन पांचों में सैंधव लवण श्रेष्ठ होता है। ग्रंथ में कहीं भी किसी भी योग में अगर लवण डल रहा है ऐसा वर्णन आया है, नाम नहीं बताया है, ठीक है, लवण डल रहा है ऐसा वर्णन आया है, तो वहाँ पर हमको समझ जाना चाहिए कि उस योग में सैंधव लवण डलता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्षार द्वय। क्षार द्वय जब हम शब्द बोलते हैं, क्षार मैंने बताया फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्षार निर्माण। तो जब हम क्षार द्वय बोलते हैं तो इससे तात्पर्य होता है यव क्षार और सज्जी क्षार। जब हम क्षार त्रय बोलते हैं तो यव क्षार, सज्जी क्षार और टंकण, इन तीन से अर्थ रहता है। जब हम क्षार पंचक बोलते हैं, यव क्षार, सज्जी क्षार, मुष्क क्षार, पलाश क्षार, तिलनाल क्षार। और जब हम क्षार अष्टक बोलते हैं तो यव क्षार, सज्जी क्षार, अर्क क्षार, स्नूही क्षार, अपमार्ग क्षार, पलाश क्षार, चिंचा क्षार, तिलनाल क्षार। तो आप लोग को लग रहा होगा मैडम ये क्यों बता रही, तो वाइवा के क्वेश्चन में क्षार द्वय, क्षार त्रय, क्षार पंचक, क्षार अष्टक ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यव क्षार और सज्जी क्षार सभी में कॉमन है, बाद में आपको ऐड करते जाना है। इसके अलावा एक और आता है पंच मृत्तिका। पंच मृत्तिका नाम से समझे हमने, 5 प्रकार की मृत्तिका मतलब मिट्टी, 5 प्रकार की मिट्टी। तो इसके लिए भी वर्णन है, स्टिका चूर्ण, घर की राख, वल्मिक मृत्तिका, गैरिक और सैंधव लवण। 5 प्रकार की मिट्टी होती है, या तो ईंटे का चूर्ण, घर की राख बोलने का मतलब जैसे आप लोग के यहाँ जो चूल्हे में खाना बनता है उसकी जो दीवार में काला काला जम जाता है उसे कहा गया है घर की राख। वल्मिक मृत्तिका, वल्मिक कहा जाता है जो दीमक का बाम्बी होता है, दीमक का जो घर बनता है मिट्टी का, भुरभुरी मिट्टी का, उसको वल्मिक बोलते हैं, और उसकी मिट्टी को भी पंचमृत्तिका में रखा जाता है। गैरिक जो उपरस में आप लोगों ने पढ़ा वो भी पंचमृत्तिका में आता है। सैंधव लवण भी पंचमृत्तिका में आता है। अम्ल वर्ग, अम्ल वर्ग कहने का मतलब इस वर्ग में जो भी द्रव्य आएंगे वो सभी अम्ल रस प्रधान होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी ने कहा अम्ल वर्ग के द्रव्य लाइए तो इन सारे द्रव्यों का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो अम्ल वर्ग में आता है जम्बीरी नींबू, कागजी नींबू, अम्लवेतस, इमली, नारंगी, दाड़िम, वृक्षाम्ल, पिजौरा नींबू, चांगेरी, चणकाम्ल, करमर्द, करकंधू, चुक्रिका, ये सभी अम्ल वर्ग में आते हैं। इसके आगे जब देखते हैं तो रक्त वर्ग। रक्त वर्ग, तो रक्त वर्ग में जितने भी द्रव्य आते हैं उनका या तो स्वरस या क्वाथ, अगर हम उनका निर्माण करते हैं तो उसका कलर क्या रहेगा, लाल रहेगा। तो हमको अगर किसी द्रव्य में रक्त वर्ण अधिक लाना है तो हम रक्त वर्ग का प्रयोग करते हैं। तो रक्त वर्ग में आता है कुसुम का पुष्प, खदीर की छाल, लाक्षा या लाख, मंजिष्ठा, रक्त चंदन, बंधुजीव, रक्त पुष्प सहीजन, कपूर गंधिनी, स्वर्णमाक्षिक। तो ये जो सारे द्रव्य हैं इनका या तो स्वरस देखें या क्वाथ देखें। अगर इनमें से किसी की भस्म निर्माण कर रहे हैं, किसी का चूर्ण निर्माण कर रहे हैं तो वो रक्त वर्ण का बनता है, इसीलिए इसे रक्त वर्ग कहा जाता है। इसके बाद आते हैं 2 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, द्रावक गण और मित्र पंचक। द्रावक गण और मित्र पंचक ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है परिभाषा प्रकरण के लिए। द्रावक गण, द्राव मतलब द्रवित करना या पिघलाना, गण मतलब कि समूह। तो द्रावक गण 6 ऐसे द्रव्यों का समूह है जो किसी भी द्रव्य को बहुत जल्दी पिघला देता है। द्रावक गण किसी भी समूह, ड्रग का समूह है जो किसी भी द्रव्य को जल्दी पिघला देता है। शीघ्र द्रवीभूत करना मतलब जैसे मेटल का, तुम लोग को पता है मेटल का गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, हर द्रव्य का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पर वो पिघल जाता है। लेकिन अगर उस द्रव्य के साथ मैं द्रावक गण डाल करके गर्म करूं तो वो उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही पिघला देता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है द्रावक गण। द्रावक गण में 6 द्रव्य आते हैं
गुंजा मधु गुड़ सर्पी सौभाग्यम गुग्गुलस्तथा। श्लोक अगर याद करेंगे बाद में तो गुंजा, मधु, गुड़, सर्पी मतलब घृत, सौभाग्य कहते हैं टंकण को, और गुग्गुल, ये 6 द्रव्य आपस में मिलकर के द्रावक गण कहलाते हैं। इन्हीं 6 द्रव्यों में से अगर गुड़ को हटा दिया जाए, 6 द्रव्य हैं, इसमें गुड़ भी इंक्लूड है, अगर इस गुड़ को हटा दिया जाए तो इसे मित्र पंचक कहते हैं। अगर इन द्रावक गण में से गुड़ को हटा दिया जाए तो इसे मित्र पंचक कहते हैं, और इसका उपयोग भी धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने कुछ परिभाषा प्रकरण के उदाहरण देखे जो कि वाइवा के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही जब हम आगे प्रयोग क्रिया करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कहा जाएगा द्रावक गण के ड्रग लेके आओ, मित्र पंचक का यहाँ उपयोग करेंगे, तो हर बार आपको द्रावक गण के 6 द्रव्य या मित्र पंचक के 5 द्रव्यों के नाम नहीं बताए जाएंगे। आपको ये याद रहना चाहिए कि द्रावक गण में कौन से 6 द्रव्य आते हैं और मित्र पंचक में कौन से 5 द्रव्य आते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे और परिभाषा प्रकरण को आगे की क्लास में और कंटिन्यू करेंगे।